हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं द सोल्जर डायरी। आइए हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। इसके लिए एक छोटा सा हमको पहले मैप समझना होगा। एक भारत का मैप बनाएंगे छोटा सा। भारत का मैप बनाए। इसमें हमको यहाँ पर हरियाणा को देखना होगा, थानेश्वर। इसके बाद यहाँ पर मालवा के देखना होगा, यहाँ पर कन्नौज के देखना होगा, और यहाँ पर गौड़ प्रदेश को देखना होगा जो पश्चिम बंगाल में था। ठीक, तो दोस्तों हम इसको अध्ययन करेंगे। इसके बारे में देखते हैं पुष्यभूति वर्धन वंश के जानने के लिए इसको भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की बात हो रही है, गुप्त उत्तर काल की बात हो रही है। उस समय जब गुप्तों का शासन खत्म हुआ तो भारत के राजा छोटे छोटे भागों में बट गए थे, जिसमें उस समय प्रमुख थे यहाँ थानेश्वर के राजगद्दी पर बैठे थे राजवर्धन, या उनको बोल सकते हैं उनके पिता प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। इसके उसी समय मालवा के शासक वहां पर देवगुप्त शासन कर रहा था, और यहाँ पर गौड़ प्रदेश में शशांक शासन कर रहा था, और यहाँ पर कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मा शासन कर रहे थे। दोस्तों उस समय के भारतीय इतिहास में उथल पुथल होती है, और आप लोग जानते हैं कि गुप्तों के समय ही हूणों का आक्रमण भारत पर प्रारंभ हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम बार भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। आइए देखते हैं दोस्तों, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। आने वाले एग्जाम में सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं और ये छूट जाता है, थोड़ा टफ चैप्टर है। इसको गौर से देखिएगा, 10 मिनट देखेंगे वीडियो को, इसके बाद पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए दोस्तों, पुष्यभूति या वर्धन वंश। वर्धन वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो प्रभाकर वर्धन के बेटे होंगे राजवर्धन, हर्षवर्धन, इसलिए नाम इनका वर्धन वंश पड़ा। पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक कौन थे? स्वयं पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश में संस्थापक तो थे पुष्यभूति, लेकिन पहला बार कोई स्वतंत्र शासक और अपना छाप छोड़ने वाला या प्रभावकारी कोई अगर शासक हुआ तो वो थे प्रभाकर वर्धन। दोस्तों प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती के साथ होती है। यशोमती कौन थी? तो मालवा के नरेश उस समय यशोवर्मन थे, उन्हीं की पुत्री थी। मालवा के नरेश यशोवर्मन की पुत्री कौन थी? यशोमती। तो प्रभाकर वर्धन की शादी किससे होती है? यशोमती से। प्रभाकर वर्धन की शादी मालवा के यशोवर्मन की पुत्री थी। क्या नाम था उसका? यशोमती। दोस्तों यशोमती से 3 बच्चे जन्म लेते हैं। यशोमती के गर्भ से 3 बच्चे जन्म लेते हैं। सबसे बड़ा बच्चा का नाम था राज्यवर्धन, उसे जो छोटा बच्चा था उसका नाम था हर्षवर्धन, और जो सबसे छोटी कन्या थी, मतलब बच्ची थी, जिसका नाम था राजश्री। तो दोस्तों देखेंगे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक ही नहीं था, इसने परम भट्टारक की उपाधि, महाराजा अधिराज की उपाधि भी सुशोभित अपने नाम के पहले किया था। ठीक दोस्तों, ये उस समय की बात है। राजश्री का जो है शादी, प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी के शादी यहाँ कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ कर देते हैं। किसके साथ? ग्रह वर्मा के साथ। राजश्री का शादी हो जाता है ग्रह वर्मा के साथ। यहीं से दोस्तों इस क्षेत्र में, मतलब हरियाणा के क्षेत्र में थानेश्वर के पास राजनीतिक उथल पुथल चालू होती है, क्योंकि ग्रह वर्मा से जो यशोमती का शादी होता है, राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से किया जाता है। तो ग्रह वर्मा का जब शादी हो जाता है तो उसी समय मालवा के नरेश देवगुप्त और यहाँ जो गौड़ का शासक था शशांक, दोनों ने मिलकर क्या किया कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। तो कहा जाता है कि राजश्री काफी खूबसूरत थी, जो भी नहीं जान रहा हो, उनको बंदी बना लिया गया।
इसके बाद ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया गया। ये खबर किसी दूत के माध्यम से राज्यवर्धन को पता लगती है। इसके बाद राज्यवर्धन क्या करता है, राज्यवर्धन देवगुप्त पे हमला करके, मतलब मालवा पे हमला करके देवगुप्त की हत्या कर देता है। लेकिन देवगुप्त पे ज्यों ही वो हत्या करता है, देवगुप्त का शासक जो शशांक था, जो शिव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, शशांक जो था, शशांक बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि वो शिव धर्म का अनुयायी था। ऐसा नहीं कि वर्धन वंश शिव को नहीं मानते थे, वर्धन वंश भी पहले शिव के ही अनुयायी थे। और वर्धन वंश में एक एंट्री होती है, दिवाकर मित्र जो बौद्ध विद्वान थे, जिसके संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन भी इनके तरफ झुकाव करता है और बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ज्यों ही फिर चीन से वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आएगा, फिर उसके तरफ उनका झुकाव हो जाता है और बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, हमको मेन यहाँ पर देखना है कि आखिर युद्ध क्यों होता है। जब हुणों का आक्रमण हो रहा था, हम बोले उसी समय प्रभाकर वर्धन क्या बोला था अपने दोनों बेटों को, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को, कि हुणों का आक्रमण के जाओ तुम लोग दबाओ। उसी समय किसी के द्वारा बताया गया कि प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब है। प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब थी, ये सूचना गया वहां पर। ज्यों वो लोग वापस आते हैं अभियान से, तब तक पता चला वो लोग अभियान पर ही थे कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो राज्यवर्धन भी धार्मिक विचार का व्यक्ति था और अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को राजगद्दी दे दिया और स्वयं संन्यास ग्रहण के लिए चल दिया। लेकिन घटना इतनी ही नहीं रुकी, अभी आपको बताए थे। उसी समय फिर किसी ने बताया कि उनकी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के नरेश देवगुप्त के द्वारा कर दिया गया है। इस पर गुस्से में उसने फिर संन्यास को छोड़ा और मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर देती है। ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया था? देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या फिर कौन कर देता है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जब हत्या करता है तो देवगुप्त का ही मित्र था शशांक, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो शिव धर्म का अनुयायी था। शशांक क्या करता है यहाँ पर? धोखा देकर राज्यवर्धन से बोलता है कि आप हमारी पुत्री या कन्या से शादी कर लीजिए। उसको समझ नहीं पाता है और गौड़ चला जाता है राज्यवर्धन उनकी पुत्री से शादी करने के लिए। तभी धोखा देकर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ तक हत्या हो गया दोस्तों। अब ये पता लगता है उस समय हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था, लेकिन 606 का ही काल आ गया है और 606 में हर्षवर्धन 16 साल का हो गया और राजगद्दी पर बैठता है। और उसके सामने दो चुनौतियां थी। प्रथम चुनौती ये कि अपने भाई राज्यवर्धन का हत्या का बदला लेना, और द्वितीय ये था कि अपनी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लेना और उनके राज्य क्षेत्र को भी बचाना। क्योंकि हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था थानेश्वर हरियाणा में हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई और कन्नौज का राजगद्दी खाली है। लेकिन मंत्रियों के आग्रह पर ये हर्षवर्धन क्या किए कि अपना राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके यहाँ पर कन्नौज लेके चले जाते हैं। और वहीं से विद्वानों के द्वारा, कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया गया कि भाई बहन दोनों मिलकर राजगद्दी पर बैठते थे और वहां से पूरे अपने साम्राज्य का शासन करते थे। दोस्तों, जब राज्यवर्धन ने हर्षवर्धन ने जब शशांक की हत्या की, उस समय जो यशोमती थी वो तो वहां से बंदी से भाग गई थी। जब ग्रह वर्मा की हत्या किया था देवगुप्त ने, तो उसको बंदी बना लिया था यशोमती के, लेकिन वहां से भाग निकली थी और अज्ञात वर्ष में कहीं खो गई थी। उसी समय एक बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र थे, जो किसी तरह मनाकर फिर पुनः उनकी बहन यशोमती के जीने के लिए बाध्य किया और फिर से जीने लगी। और यहाँ से दोनों भाई बहन मिलकर
राज्य करने लगे। कहां से? कनौज से। तो दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 में, 606 में 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठता है और 647 में मृत्यु हो जाता है। इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट थे एक विद्वान थे और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, कवि थे। और बाणभट्ट की बुक से हमको ये सब जानकारी मिलती है और इनका मुख्य बुक था हर्षचरित। बाणभट्ट ने 2 बुक लिखा था, कादम्बरी और हर्षचरित। दोस्तों इतना ही नहीं, इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि हर्षवर्धन स्वयं भी एक कवि था, महान कवि था, एक लेखक था, दार्शनिक था। और हर्षवर्धन ने भी नागानंद, प्रियदर्शनी, रत्नावली की रचना की थी। स्वयं हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शनी, रत्नावली की रचना की थी। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। लोग बोलते हैं कि मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन तो युद्ध करता रहा, उसको कब लिखने का मौका मिला। इसी में कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया कि धावक नामक कवि को कुछ पैसे देकर हर्षवर्धन ने अपने नाम से ये सब प्रतियां छपवाई, नागानंद, प्रियदर्शनी, रत्नावली। और इन्हीं चैप्टर का एक महत्वपूर्ण भाग आपने हेनसोंग का नाम सुना होगा, जो चीनी यात्री था, जिसका जन्म 605 में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में वो भारत की तरफ बौद्ध शिक्षा लेने के लिए चला और जम्मू कश्मीर के रास्ते हिंद कुश पर्वत पार कर रहा था। वहां से चला था वो 2 दोस्तों के साथ, अपने ये स्वयं था और एक इसका दोस्त था। लेकिन इसका एक दोस्त रास्ता कठिन होने के कारण रास्ते से लौट गया और हेनसोंग 29 वर्ष की आयु में वहां से चला था चीन से, और 1 साल के बाद 30 वर्ष में भारत पहुंचा। 30 वर्ष में भारत पहुंचा था और यहाँ पर लगभग 15 सालों तक बौद्ध प्रतियां इकट्ठा किया। मतलब जो बौद्ध के बुक थे उस समय बौद्ध धर्म से संबंधित, उसको इकट्ठा कर अपने साथ पुनः चीन ले गया था। और इसी चलते, क्योंकि 15 वर्ष तक घूम घूम कर अध्ययन किया, इसीलिए विद्वानों के द्वारा उसका कुछ नामकरण किया गया। हेनसोंग को इसीलिए यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। मतलब हेनसोंग को 3 नाम दिया गया, उसके घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण यात्रियों का राजकुमार, पढ़ने के कारण नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से उनको संबोधित किया गया। इनको हेनसोंग को। दोस्तों ये तो हो गई पुष्पवृत्ति वंश के बारे में जानकारी। आइए इसका कुछ हम लोग शासन व्यवस्था और आर्थिक देखते हैं। अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। उस समय के पुलिस जो होती थी उनको चाट और भाट कहकर संबोधित किया जाता था। और एक ये कहानी है कि हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 वर्ष पे एक सभा बुलाता था और 6वां में हर 5 वर्ष के बाद जो 6वां सभा हुआ उसमें स्वयं हर्षवर्धन भी शामिल हुआ था। दोस्तों ये हुआ पुष्पवृत्ति वंश। आइए इस बार इसको रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं, इसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो पुष्पवृत्ति वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्पवृत्ति थे। स्वतंत्र शासक पहला इस वंश के कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी किससे होती है? यशोवर्मन की पुत्री मलवा नरेश यशोमती के साथ हुई, जिनसे 3 पुत्र हुए। पहला का नाम था राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, उनकी पुत्री का नाम था यशोमती। और यशोमती के शादी होता है मौखी नरेश ग्रहवर्मा के साथ, और ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के नरेश देवगुप्त के द्वारा कर दिया जाता है। और ये खबर सुनते ही प्रभाकर वर्धन अपनी बहन की बदला लेने के लिए मालवा के नरेश देवगुप्त का हत्या कर देता है। देवगुप्त का तो हत्या कर देता है, लेकिन देवगुप्त का जो प्रिय मित्र था शशांक, जो शिव धर्म का अनुयायी था, शशांक क्या करता है कि राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। जब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, ये बात हर्षवर्धन को पता लगी तो हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेने के लिए फिर शशांक की हत्या कर देता है। और इसमें एक कहानी है कि जब हर्ष इधर जब मालवा पर भी शासन कर लिया, शशांक को भी पराजित कर लिया, तो अब यहाँ नर्मदा आपको देखिएगा गुजरात की तरफ मिलेगी। नर्मदा नदी के तट पे चाहता था कि मैं अपना विस्तार उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ करूं,
उसी समय इसकी सामना पुलकेशिन द्वितीय से होती है, पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से यहाँ पर हार जाता है और साम्राज्य अपना विस्तार नहीं कर पाता है। तभी से जो नर्मदा नदी है दोनों का एक तरह बाउंड्री बोला जाए या सीमा का काम करती है कि नर्मदा का उत्तर में हर्ष का शासन रहता है और नीचे पुलकेशिन द्वितीय शासन करता है। दोस्तों यही था, हमको जहां तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मेन चीज को याद रखना है, ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त करता है, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन कर देता है, राज्यवर्धन की हत्या देवगुप्त का मित्र फिर शशांक कर देता है, शशांक की हत्या फिर हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता है और हर्षवर्धन लास्ट में पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। तो हमको जहां तक उम्मीद है दोस्तों आप समझे होंगे और एंजॉय किए होंगे और इसको याद रखिए। बस इसी सेशन के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।